और अमेरिका की नाकाबंदी को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन हॉर्मुज खुलेगा इसके आसार नजर नहीं आते। ईरान जहां अपनी जिद पर अड़ा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछा बारूद है, जिसे हटाना आसान नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप बार बार नेटो देशों से मदद मांग चुके हैं, लेकिन उन्हें निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे में अब सुपर पावर ने खुद हॉर्मुज में बिछी ईरानी माइंस को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका को इसमें कामयाबी मिलेगी, या यह अमेरिका के वर्चस्व पर सबसे बड़ा धब्बा होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। जल्द हॉर्मुज से माइन हटाने का काम शुरू होगा, ताकि यहां से पहले की तरह बिना डरे जहाजों की आवाजाही हो सके। इसके लिए अमेरिका ने पैसिफिक से 2 माइन स्वीपर शिप्स को अरब सागर भेजा है। यूएसएस पायनियर और यूएसएस चीफ पैसिफिक से अरब की तरफ बढ़ रहे हैं। और हॉर्मुज में ईरान ने 3 तरह की माइंस बिछाई हैं, जिसमें पहली है महम 3 माइन, जिसका वजन करीब 300 किलोग्राम के आसपास होता है। यह माइन एंकर के जरिए जंजीर से बंधी होती है, जिसकी वजह से यह पानी के कुछ फीट अंदर एक निश्चित जगह पर तैरती रहती है। इस माइन में अकॉस्टिक सेंसर लगे होते हैं, जो जहाज की आवाज सुनकर करीब 10 फीट दूर से एक्टिवेट हो जाते हैं। इसे सोनार के जरिए ढूंढा जा सकता है। ईरान की दूसरी माइन है EM-52। इसे चीन ने विकसित किया, जो बेहद आधुनिक है। यह समंदर के तल पर मौजूद रहती है। इसमें बेहद खास तरह के सेंसर लगे होते हैं। जहाज की आहट मिलते ही यह माइन एक्टिवेट हो जाती है, तल से उठकर समंदर की ऊपरी सतह पर आती है। जहाज के निचले हिस्से से टकराकर इसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इन्हें डिटेक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तीसरी माइन जो ईरान ने हॉर्मुज में बिछाई है, वो महम 7 है। इसका वजन करीब 220 किलोग्राम के आसपास होता है। यह समंदर के तल पर मौजूद रहती है। इसे उथले पानी में लगाया जाता है। यह भी महम 3 की तरह अकॉस्टिक सेंसर से लैस होती है। ध्वनि और पानी के दबाव से इसमें ब्लास्ट होता है। महम 7 माइन को सोनार के लिए भी ढूंढना बेहद मुश्किल है, क्योंकि समंदर के तल पर रहने की वजह से इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ जाती है, जिससे सोनार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। अमेरिका ने हॉर्मुज में 3 लेयर का मिलिट्री प्लान बनाया है। पहली यानी बाहरी लेयर में यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात किया गया है, जिसमें 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। दूसरा यानी मध्य घेरा ओमान की खाड़ी के पास बनाया गया है, जिसमें अमेरिका के कुल 5 युद्धपोत लगाए गए हैं। इनका काम ईरानी मिसाइलों को रोकना होगा। तीसरे यानी आंतरिक घेरे में ईरानी माइन से निपटने का ऑपरेशन होगा। यहाँ माइन स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात हैं। साथ ही पनडुब्बी से भी समंदर में नजर रखी जा रही है। हॉर्मुज में बिछे बारूद को साफ करने के लिए अमेरिका अपने लिटरल कॉम्बैट शिप यानी LCS जहाजों का इस्तेमाल करने वाला है। इनका निचला हिस्सा लकड़ी से बना होता है। ये समुद्री माइंस को ढूंढने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि ये माइन वाले क्षेत्र से दूर रहकर काम करते हैं। इस शिप पर अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यानी USV मौजूद होते हैं। इन USV में सोनार लगे होते हैं। ये खास तौर पर एंकर से जुड़ी माइन ढूंढने के लिए डिजाइन किए गए। ये माइन को ढूंढकर उसे सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल किसी जहाज जैसा दबाव डालता है, जिससे माइन तबाह हो जाती है। इसके अलावा शिप के साथ MH-60C हॉक हेलीकॉप्टर भी मौजूद होते हैं। ये आसमान में रहकर माइन ढूंढते हैं। ये हेलीकॉप्टर खास तरह के लेजर सिस्टम से लैस होते हैं, जो समंदर की गहराई में छिपी माइन को पता लगाने में सक्षम है। LSC जहाजों पर अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात रहते हैं। ये पानी के अंदर जाकर माइन की तलाश करते हैं। इनका प्रमुख टारगेट समंदर के तल पर मौजूद माइन होती है, जिनकी ये ड्रोन तलाश करते हैं, सिग्नल भेजते हैं और तबाह कर देते हैं। यूएसएस बुश 31 मार्च को अमेरिका के वर्जीनिया से चला था, जहां से इसे भूमध्य सागर और लाल सागर से होते हुए अरब पहुंचना था। लेकिन अब ये अफ्रीका से होते हुए अरब पहुंचने वाला है, जो बेहद लंबा रास्ता है। इसकी वजह यमन में मौजूद हूती का खतरा माना जा रहा है, जो लाल सागर में यूएसएस बुश पर हमला कर सकता है। हॉर्मुज का तेल रूट अब घेराबंदी और टकराव का मैदान बन गया है। एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज में नेवल दबाव बढ़ाता जा रहा है, और दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। रूस ने भी हॉर्मुज को लेकर अमेरिका को नई चेतावनी दी, यानी हॉर्मुज को लेकर महाशक्तियों में टकराव शुरू हो गया है। दूसरी तरफ यूरोप से लेकर एशिया तक बेचैनी है। तेल, गैस और अनाज पर संकट गहराने लगा है। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हॉर्मुज के रुक जाने से दुनिया में मंदी का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। UN की नई रिपोर्ट इसी तरफ इशारा कर रही है। यानी ईरान ने अरब सागर से फारस की खाड़ी में आने वाले जहाजों के लिए टोल बैरियर लगा दिया है, और अमेरिका ने फारस की खाड़ी से लौटने वाले जहाजों का रास्ता रोक दिया है। अमेरिका और ईरान की इस घेराबंदी के बीच दुनिया के तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा रुका हुआ है। अमेरिका के हॉर्मुज ब्लॉकेज के चलते ईरान को हर रोज करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अरब देशों को हर रोज अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान एशिया और यूरोप के देशों का है।
जैसे ही अमेरिकी घेराबंदी लागू हुई, चीन के तेल टैंकर रिच स्टारी ने पहले यू टर्न लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसने फिर से एंट्री की। इस बार अमेरिकी नौसेना को साफ साफ संदेश दिया गया। जहाज पर चीनी चालक दल था और चीनी झंडा। इसके बाद ट्रंप की नौसेना देखती रह गई और चीन का ये टैंकर ब्लॉकेड को चीरते हुए निकल गया। चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डी जून ने कहा, हमारे जहाज हॉर्मुज में आते जाते रहेंगे। ईरान के साथ हमारे ऊर्जा समझौते अटूट हैं और हम उनका सम्मान करेंगे। यूएस हमारे मामलों में दखल देने की कोशिश ना करे, इसका अंजाम बुरा होगा। और चीन ने किसी सामान्य तेल टैंकर से अमेरिका का ब्लॉकेट नहीं तोड़ा है। इसके लिए चीन ने उस रिच स्टारी नाम के तेल टैंकर का इस्तेमाल किया जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। दावा है कि यह टैंकर प्रतिबंधों के बावजूद हॉर्मुज पार कर गया, यानी यूएस का हॉर्मुज घेरा तोड़कर चीन ने ट्रंप को सीधी चुनौती दी है। अमेरिका ने चीन के इस जहाज को 2023 में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर ब्लैकलिस्टेड जहाज भी नहीं रुक रहे तो क्या अमेरिका का यह ब्लॉकेट वाकई प्रभावी है या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है। और अब ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिका अकेले पड़ता दिख रहा है। ट्रंप ने हॉर्मुज की सैन्य घेराबंदी कर दी है तो चीन खुली चेतावनी दे रहा है कि सप्लाई चेन में दखल न हो। यूरोपीय यूनियन के नेता भी हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की नीति पर सवाल उठा रहे हैं और ब्रिटेन जैसे देश खुलकर कह रहे हैं कि यहां सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। और हॉर्मुज अब सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं रहा, यह महाशक्तियों के बीच खुली खींचतान का मैदान बन गया है। पुतिन के करीबी सलाहकार और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि हॉर्मुज में अमेरिका टेंशन बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया हॉर्मुज खुलवाना चाह रही है, लेकिन अब अमेरिका हॉर्मुज की नाकाबंदी कर रहा है। मेदवेदेव ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज ईरान का परमाणु बम है। और देखिए, हॉर्मुज की यह घेराबंदी सिर्फ समुद्री रास्ते की कहानी नहीं है, इसका असर सीधे दुनिया की जेब और थाली तक पहुंचने वाला है। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि यूरेशिया के लिए यह एक बड़ा आर्थिक जाल बन सकता है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के खतरे में आ सकते हैं। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा और जीडीपी में 0.8% की बड़ी गिरावट का अंदेशा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है और इसका सीधा असर बिजली पर पड़ेगा, जहां दाम 300 से 500% तक बढ़ने की आशंका है। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खेती भी प्रभावित होगी क्योंकि उर्वरक की सप्लाई पर असर पड़ेगा और इसका नतीजा अनाज पर दिखेगा। करीब 10 लाख टन अनाज की सप्लाई पहले ही अटक चुकी है और सबसे बड़ा असर एशिया पर पड़ेगा, जहां इस पूरे संकट से सैकड़ों अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। यानी साफ है, हॉर्मुज की यह घेराबंदी अगर लंबी चली तो यह आम आदमी की जिंदगी मुश्किल कर देगी। ट्रंप की एक घेराबंदी ने आधी दुनिया के सामने रोटी और रोशनी का संकट खड़ा कर दिया है। एशिया में गरीबी, भुखमरी जैसा संकट आ सकता है क्योंकि लाखों टन अनाज की सप्लाई या तो समंदर में अटक गई है या फिर कोई व्यापार हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन यूरोप भी अपनी ऊर्जा जरूरतों यानी एलपीजी और एलएनजी के लिए पूरी तरह खाड़ी देशों पर निर्भर है। हॉर्मुज बंद होने का मतलब यूरोप की अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाएगी, क्योंकि इस मुद्दे पर एक आपातकालीन मीटिंग बुला रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी हॉर्मुज संकट के लिए अमेरिकी रुख को जिम्मेदार ठहराया है। और हॉर्मुज पर बढ़ते तकरार के बीच ईरान एक और प्रहार के लिए तैयार है। हॉर्मुज को ईरान ने बंद रखा है और इसी तरह से अब बाब अल मंदेब, जो हॉर्मुज जैसा ही है, सकरा है, उसे बंद किया जा सकता है। बाब अल मंदेब लाल सागर का एंट्री पॉइंट। यूरोप से कार्गो शिप लाल सागर होते हुए यहीं से एशिया में प्रवेश करते हैं। समुद्री रूट से व्यापार की बात करें तो ये एशिया और यूरोप के कनेक्शन को काट सकता है। ऐसे में अमेरिका की रणनीति है कि सोमालीलैंड के बेस का इस्तेमाल करते हुए बाब अल मंदेब को सुरक्षित किया जाए। बाब अल मंदेब भी हॉर्मुज की तरह ही बेहद सकरा रास्ता है और तेल सप्लाई रूट के लिए बेहद अहम है। ये जलमार्ग यमन और जिबूती के बीच लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा है और लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर मौजूद है। बाब अल मंदेब को ईरान का दूसरा हॉर्मुज माना जाता है क्योंकि हूती की वजह से यहाँ भी ईरान का कंट्रोल है। हर साल 20,000 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। 2018 में यहाँ से हर दिन करीब 6.2 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरते थे, जो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 9% है। लाल सागर के करीब अमेरिका का बड़ा बेस नहीं है। अमेरिका की नेवी का भी कोई ठिकाना नहीं है। अमेरिका जल्द एक बड़ा बेस बनाने की कोशिश में है। और ईरान के समुद्री प्लान को नाकाम बनाने के लिए अमेरिका भी विकल्पों की तलाश कर रहा है। इसमें पहला नाम सोमालीलैंड का है। सोमालीलैंड से यूएस को प्रस्ताव मिला है। सोमालीलैंड चाहता है कि अमेरिका उसके तट पर सैन्य बेस और नेवी सेंटर बनाए। बदले में सोमालीलैंड मान्यता देने की मांग कर रहा है।
1991 से यह सोमालिया से अलग हुआ था, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिल सकी है। सोमालीलैंड के बरबेरा तट पर समुद्र बेहद गहरा है। यहाँ के तट पर युद्धपोत के लिए उचित गहराई मौजूद है, जिसकी वजह से यह नेवल बेस बन सकता है। बरबेरा में रनवे की सुविधा मौजूद है, जिस पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग हो सकती है। सोमालीलैंड चाहता है कि रनवे के किनारे ही अमेरिका अपने फाइटर जेट तैनात करे और सैन्य बेस बनाए। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी टीम यहां पहुंची थी। अमेरिकी अफ्रीका कमांड के कमांडर भी टीम में थे। सोमालीलैंड का दौरा करने के बाद टीम वापस लौटी थी। जिबूती के लेमोनियर में अमेरिकी सेना का कैंप है। जिबूती में चीन का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार भी अमेरिका के बजाय चीन के समर्थन में है। तो सोमालीलैंड गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यहां से हूती पर नजर रखी जा सकेगी। यहां से हॉर्मूज पर निगरानी भी आसान है। सोमालीलैंड से ईरान की जासूसी भी होगी। अगर युद्ध छिड़ा तो समंदर किनारे अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा ठिकाना होगा। हालांकि यहां बेस बनाना आसान नहीं है, क्योंकि हूती से अमेरिका को खतरा है। हूती यहां बार बार मिसाइलें दाग सकता है, ड्रोन से हमले कर सकता है। सोमालीलैंड में हूती से निपटना बड़ी चुनौती होगी। और अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई वार्ता से हालात पूरी तरह बदल गए। ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान अपनी शर्तें छोड़ने को राजी है, जिसका सीधा मतलब है कि ईरान कमजोर नहीं है और अमेरिका सिर्फ शब्दों में आक्रामकता दिखा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका हॉर्मूज में फंस चुका है। आखिर कैसे फंसा अमेरिका और ईरान की ताकत बढ़ने के संकेत कितने मजबूत हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तुलना करें तो ईरान की सिराज क्लास बोट्स के टारगेट पर हैं अमेरिकी अर्ले बर्ग क्लास युद्धपोत। बोट की स्पीड 134 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। इसकी अपेक्षा अमेरिकी युद्धपोत 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकते हैं। बोट में 12.7 mm की मशीन गन और 12 बैरल वाला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो अमेरिकी पोत में तैनात मिसाइलों और टॉर्पीडो पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा ईरान के पास अशूरा श्रेणी के बोट्स हैं, जिसके टारगेट पर यूएसएस अब्राहम लिंकन है। ये बोट 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट बना सकती है। इस बोट में भी 12.7 mm की मशीन गन और 12 बैरल वाला रॉकेट लॉन्चर है, जो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियारों को तबाह करने के लिए काफी है। टाइम 5 साल पर अड़ा, ट्रंप की मांग 20 साल पहरा। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमेरिका ने ईरान पर 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की मांग की थी, लेकिन ईरान ने सिर्फ 5 साल तक संवर्धन रोकने का काउंटर ऑफर दिया था, जिससे वार्ता लटक गई। ईरान ने युद्ध के नुकसान का बिल अमेरिका के बजाय ट्रंप के सहयोगी 5 अरब देशों को थमा दिया है। इसमें प्रारंभिक नुकसान $270 बिलियन बताया गया है, जिसका हर्जाना बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन को भरने के लिए कहा है। तो ये जंग इजराइल ने शुरू की और अमेरिका को इसमें उतरना पड़ा। लेकिन अब युद्ध इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि दोनों देशों के मतभेद आमने सामने आने लगे। पूर्व अमेरिकी सचिव जेफरी फेल्टमैन की यह रिपोर्ट उस दिन सामने आई जब इजराइल में होलोकॉस्ट में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस दिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी जंग को जायज ठहराने के लिए ईरानी परमाणु संयंत्रों की तुलना हिटलर के होलोकॉस्ट कैंप से कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल की चिंता ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मिसाइल प्रोग्राम है और इसीलिए अमेरिका से तकरार भी शुरू हो गई। अमेरिका चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ न मचे। इस्राइल मानता है कि उसके लिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तत्काल तौर पर खतरा है। अमेरिका कहता है कि परमाणु बम बनाने से नहीं रोका गया तो सऊदी जैसे देश न्यूक्लियर पावर बनने की रेस शुरू कर देंगे। इस्राइल कहता है कि ईरान परमाणु बम बनने में समय लग सकता है, लेकिन मिसाइलें पहले से ही इजरायली शहरों तक पहुंच रही हैं। अमेरिका ईरान पर यूरेनियम संवर्धन रोकने का दबाव बना रहा है, जबकि इजराइल चाहता है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज घटाने की शर्त रखी जाए। और लेबनान और इजराइल के बीच हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। वॉशिंगटन में प्रस्तावित बातचीत से ठीक पहले दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। एक तरफ इजरायली रक्षा बल लेबनान में लगातार स्ट्राइक कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से जवाब दे रहा है। इस बीच अमेरिका की मौजूदगी में होने वाली वार्ता को हिजबुल्लाह ने खारिज कर दिया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च के बाद से अब तक 2089 लोगों की मौत हो चुकी है और 6762 से ज्यादा घायल हैं। हिजबुल्लाह ने इस बातचीत को बेकार बताते हुए खारिज करने की मांग की है। उनका आरोप है कि इस वार्ता का असली मकसद हिजबुल्लाह को हथियार डालने के लिए मजबूर करना है।
और उन्होंने साफ कहा है कि संगठन ना तो सरेंडर करेगा और ना ही जवाबी कार्रवाई रोकेगा।